अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत गुलमोहर की छाँव की बात होगी। विवेक रंजन विवेक का नावल उपन्यास गुलमोहर की छाँव। गुलमोहर की छाँव का समर्पण विवेक रंजन विवेक जी की तरफ से। मेरी ये प्रथम कृति समर्पित है मेरे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती श्यामा पांडे जी, श्री रामराज पांडे के श्री चरणों में, जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं था। तटस्थ, अक्षत एवं निशा के प्रति शुभकामनाओं सहित अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके धीरज, संयम एवं सहयोग के बिना ये पुस्तक लिख पाना संभव था। अपनी बात। सहृदय पाठकों, सादर समर्पण। आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान अकेलेपन के गिने चुने लम्हों में ही खुद का हो पाता है, वरना तो जीवन के रंगमंच पर अभिनय किए जाना ही उसकी नीति बन चुकी है। हम जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं तभी शायद ईमानदार रह पाते हैं। बस इसी कारण से विषुबुद्ध होकर लेखनी मैंने अपने पात्रों के हाथ ही सौंप दी और उनके वैचारिक धुन व्यक्तों के माध्यम से कथाकर्म को गति देने का बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है। गुलमोहर की छाँव आपको सादर समर्पित है, इस छोटी सी अभिलाषा के साथ कि आने वाले दौर में भी प्यार करने वालों के दिल में सदा ही जीवन की सुर भी बिखेरती रहे, दुनिया के आंगन में प्रेम नेह छो के नुपुर बजते रहें और सबको उनके प्यारे गुलमोहर की छाँव मिले। आपके प्रेरक पत्रों प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। आपका ही विवेक रंजन विवेक, रीवा, मध्य प्रदेश। आज अपने आंगन में उतर आई धूप की ये आखिरी किरणें मुझे बहुत भली लग रही हैं। गुलमोहर से लिपटी अमर बेल की लताएं इन किरणों के आलोड़न में रह रहकर सुनहरी हुई जा रही हैं। अभी अभी ही पापा हॉस्पिटल गए हैं। थोड़ा बहुत कुकिंग की तैयारियों से निपटकर मैंने अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन किया और लता जी की प्यारी स्वर लहरी कानों में रस घोलने लगी। बाजे पायल छुन छुन होके बेकरार, जाने मेरा जिया करे किसका इंतज़ार। बाजे पायल छुन छुन होके बेकरार, जाने मेरा पिया करे किसका इंतज़ार। इन दिनों मुझे स्वयं में एक नई स्फूर्ति सी महसूस होने लगी है और मैं ये मानती हूँ कि ये सुकून जीवन में खिल उठा सुर्ख रंग यकीनन मयंक के प्यार की सौगात है। मयंक, जानते हो, कल जब हम वहाँ दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द बिखरी रेत पर अपने सपनों का घरोंदा बना रहे थे ना, रेत पर अपने सपनों के घरोंदा बना रहे थे ना, तब शायद गजाला और विनीता ने हमें साथ देख लिया था। वो लोग सुपरमार्केट से लौट रही थी। बस कुछ ना पूछो, आज रेडियो स्टेशन में इन दोनों ने मेरी जो गद बनाई वो मैं ही जानती हूँ। हमें लेकर अनेक सैकड़ों सवाल थे, पर मैं उन्हें बताती भी तो क्या। अभी तो हम खुद ही अपनी इच्छाओं सीमाओं को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। एक दूसरे को देखकर हमें असीम सुख मिलता है, पर सामने पड़ जाने पर जैसे दोनों ही मौन हो जाते हैं और फिर अकेले में अकेलेपन से ही घंटों वार्तालाप करते हैं। तुम्हारी ये सुंदर पंक्तियाँ भी मैंग कुछ इसी मनस्थिति को बयां करती है। खामोशी हर आवाज़ की सपनों में खुली थी, खामोशी हर आवाज़ की सपनों में खुली थी, संग लय ताल चली थी, भीनी खुशबू में धुली थी। तुम सच कहते हो मयंक, मगर दुनिया की निगाह में तो प्यार फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ही समझा जाता है, जबकि अभी तो हम प्लेटोनिक लव के क्षितिज पर उद्दित ही हो रहे हैं। जरा सा छुहन भी जैसे प्यार को मैला कर जाती है। एहसास का प्रत्युच्चर एहसास ही है। हम क्यों जमाने की परवाह करें। अरे हाँ, याद आया, गजाला तुम्हारी गुलमोहर नज़्म की बहुत तारीफ़ कर रही थी।
तुमने लिखा भी क्या खूब है, गुलमोहर जो तपती दोपहर में भी प्यार की छाँव में सबको अपने आगोश में ले लेता है। गुलमोहर का जिक्र आते ही तुम खुद बखुद मेरी पलकों में सामने लगते हो मयंक। और आज तो गुलमोहर की छाँव में तुम्हारी एक कविता भी मेरी गोद में पड़ी किताबें में मुस्कुरा रही है। क्यों ना तुम्हारी इस कविता को मैं अपनी डायरी में कलमबंद कर ही लूँ। जिंदगी की कहाँ धूप ढल जाएगी, जिंदगी की कहाँ धूप ढल जाएगी, कब ये शबनम की रंगत बदल जाएगी। यूं ही लहरों पे नावों को डाले रहो, जिंदगी का मनोबल संभाले रहो। डोर कटने का भी किसने जाना है ढंग, कट गई डोर तो दूर होगी पतंग। मन में सपनों की लाखों उड़ाने लिए टूटे रह जाओगे होगा जब मोह भंग। इसलिए मौत से प्यारे डरना भी क्या, भर के बाहों में सारे उजाले चलो, जिंदगी का मनोबल संभाले चलो। सचमुच तुम्हारी कविता के ये निर्भीक स्वर एक बहुत अच्छे जीवन की प्रेरणा देते हैं। मयंक। 1 जुलाई मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच के पेज देखते हुए चाय पी रहा था, तभी रामू ने आकर बताया कोई मुझसे मिलने आया है। ड्राइंग रूम में देखा, प्रणव दादा बैठे हैं। शेफाली के मुंह बोले भाई, बहुत ही स्नेह से मिले। काफ़ी देर इधर उधर की बातें हुई, शहर में बिगड़ते माहौल से लेकर यूनिवर्सिटी की लाल फीताशाही, स्पोर्ट्स, फिल्में आदि विषयों से होते हुए बातचीत मेरी पढ़ाई के बाद की स्थिति पर केंद्रित हो गई। मैं कह रहा था, प्रणव दा, ये सच है कि मैं पूरी मेहनत से इन प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हूँ। कई जगह रिटर्न क्वालिफाई भी कर चुका हूँ, पर हाथ में क्या आता है, बस यही चिर परिचित अंधेरा ही ना। और आजकल के ये इंटरव्यू बस औपचारिकता पूरी करते नजर आते हैं। साक्षात्कारकर्ता की कुटिल निगाहें जैसे हमारी औकात तौलती नजर आती हैं। कितने हज़ार देगा, दे पाएगा भी कि नहीं, उनकी पैनी आंखों में तो मुझे यही सब झलकता दिखता है। और शिट, क्या यही हासिल है हमारी योग्यता का, हमारी जी तोड़ मेहनत का। पर नवदा सिर्फ मुस्कुराते हुए सुनते रहे। फिर यकाएक जैसे उन्हें कुछ याद आया, उन्होंने अपने बैग से एक अखबार निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। देखो मयंक, एक बहुत अच्छी कविता छपी है। अच्छा दिखाइए। मैं अखबार देखने लगा। ये हमारे लोकप्रिय दैनिक रक्तप्रभा ही था। फिर मैं खुद ही चौंक उठा, ये तो मेरी ही कविता थी। अरे प्रणवदा, ये तो मेरी, हाँ तुम्हारी ही। कुछ दिन पहले शेफाली के पास देखी थी, अच्छी लगी तो छपवा भी दी। कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई? ये प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देख रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रणवदा, आपने ठीक ही किया। अंधेरे की चादर धीरे धीरे फैलने लगी थी। लॉन में बैठे मैं और मयंक दोनों ही गहन विचारों में डूबे हुए थे। सचमुच आज मयंक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भरपूर आत्मविश्वास की। बोलो शेफाली, क्या मेरा फैसला गलत है? मयंक ने मेरे पलकों में झांकते हुए कहा था। मगर तब तो मैं खुद भी उसकी सारी बातें सुनकर असमंजस में थी, और अब सबके मना करने पर भी मयंक ने वही किया जो उसके अंतःकरण की इच्छा थी। उसकी इस जिद ने उसके डैडी को बहुत नाराज़ कर दिया। मगर आंटी जी और रितु की तो हमेशा ही ये धारणा रही कि मयंक गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन अंकल का सोचना भी गलत नहीं था। मेरे पापा भी मयंक के इस तरह के उस गांव जाने और लोगों को जगाने के ख्वाब को बेवकूफ़ी भरा कदम निरूपित कर चुके हैं। और मैं भी तो नाराज़ हूँ। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, सुविधा संपन्न जीवन जीने का अभ्यस्त मयंक कैसे उस उजाड़ गांव में रह पाएगा। मुझे भी उसका इस तरह से जाने का प्रस्ताव बेतुका सा ही लगा था, मगर उसके सामने मैंने अपनी नाराज़गी को छुपा रखना ही ठीक समझा, क्योंकि मैं जानती थी उसे मेरे मानसिक सहारे की ज़रूरत है अपने लक्ष्य को पा लेने के लिए। इसलिए मैं चुपचाप उसे ज़्यादा देखती रही। अपने मन के बहुत से सपनों को पूरा करने का हौसला लिए वो चला गया रूपनगर, जो राजनगर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर रोज़ रोज़ आ पाना संभव भी नहीं होगा। जाते जाते मयंक ने कहा भी था, मेरी कामयाबी की दुआ करना शेफाली। एक दिन सबको दिखा दूंगा कि आदर्शवाद अब भी असल ज़िंदगी में अपनी जगह बना सकता है। एक नई सोच बनाने और बस उसे फलीभूत करने की देर है। वहाँ सुख का सूर्य फिर से उदित हो सकता है। और अपनी हिम्मत और हौसले की बुलंदी के लिए तुम्हें मैं अपनी सांसों में बसाकर ले जा रहा हूँ। और तुम वैसे भी मुझसे दूर ही कहाँ हो, तुम तो हरदम मेरे साथ रहोगी, और मैं तो हरदम तुम्हारे साथ ही हूँ।
मेरी एक पुश्तैनी हवेली है रूपनगर के करीब ही। काफ़ी दिनों से मुझे उसके रखरखाव की खबर नहीं है, मगर रहने लायक तो होगी ही। तुम लोग चाहो तो वहाँ अपनी टीम के साथ रहकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है मन का संतोष। मैंने इस बात को अपनी पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही जान लिया था। मेरी माँ एक गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मामूली सी किसी बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ने को विवश हुई थी। उस घटना के बाद से ही मेरे पिताजी के जीवन और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पुश्तैनी जमींदारी का दम अब उन्हें झूठा लगने लगा तो उन्होंने समाज सेवा के रास्ते राजनीति में प्रवेश किया और अपनी स्वर्गीय पत्नी को समर्पित किया राजनगर का स्वर सुविधायुक्त नर्सिंग होम दिव्याना। डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो मुझे बचपन में ही जैसे घुट्टी में ही पिला दी गई थी। अपनी सारी शिक्षा दीक्षा मैंने बड़े ही वैभवपूर्ण वातावरण में पूरी की और जब मैं अमेरिका में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तब से ही मैंने मन में ठान रखा था कि अपनी प्रैक्टिस मैं गांव में ही करूंगी। गरीबी की अंधेरी कोठरी में डूबती सांसों की डोर में मैं संभालूंगी और गांव के जनजीवन में सुखों को विस्तार दूंगी। यही मेरी माँ की मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे खुशी है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुई हूँ। रूपनगर को मैं जीवन की प्रयोगशाला के रूप में देखती हूँ और तन मन धन में इस मिशन में लगी हुई हूँ। भारत में जो ये झूठी परंपराओं का ढोंग फैला हुआ है कि मुझे बिल्कुल रास नहीं आता है और मैं उनसे बगावत कर बैठती हूँ। जहाँ जिस तरह लोग समाज से डरकर जिस तरह अपनी इच्छाओं को कुचलते रहते हैं उससे मुझे बड़ा अचरज होता है। कम से कम इन मामलों में तो हम पश्चिमी सभ्यता को अच्छा कह सकते हैं, जहाँ अपने मन माफिक खाने पीने पहनने ओढ़ने या मनमौजी तरीके से जी लेने की पूरी आज़ादी है। व्यर्थ के जंजालों की अपनी आत्मा पर बोझ बढ़ाने में हमें क्या लाभ। कम से कम इन मामलों में तो हम पश्चिमी सभ्यता को अच्छा कह सकते हैं, जहां अपने मन माफिक खाने पीने पहनने ओढ़ने या मनमौजी तरीके से जी लेने की पूरी आज़ादी है। मयंक के घायल हो जाने की खबर हादसे के बाद से ही राजनगर में फैलने लग गई थी। अगले दिन के दैनिक रथ प्रभा द्वारा मुझे सारी घटना की जानकारी मिली। खबर पढ़ते ही दिल डूबने लगा था। फौरन नर्सिंग होम फ़ोन किया तो ऋतु से बात हुई। उसने बताया भैया अभी बेहोश हैं, मगर डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। चिंता की अब कोई बात नहीं है, आप भी चिंता ना करें। गुलमोहर की छाँव बड़े प्यार से और बड़े छाँव में लिखी गई एक उपन्यास है, नावल है और इसमें आपको दिल धड़कता हुआ मिलेगा। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये गुलमोहर की छाँव उर्दू में भी पब्लिश होने जा रहा है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ने लायक उपन्यास है और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बेहद पाठनीय उपन्यास है। आप पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ जाएंगे। विवेक जी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्होंने ज़बान बड़ी सादा और साफ इस्तेमाल की है और जो अल्फाज आते कि चले गए वो उन्होंने उसको लिखा है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आम सी ज़ुबान, आवामी ज़ुबान, दिल की ज़ुबान, इश्क की ज़ुबान, छाँव की ज़ुबान, गुलमोहर की ज़ुबान, गुलमोहर की छाँव। आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना सा। और मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़।